हेलो प्यारे बच्चों, आप सबका स्वागत है रसायन रैंकर्स के इस यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सबको पता है, HRRL के जेई एग्जाम पे जो केमिकल इंजीनियरिंग का जो एग्जाम था वो 20 जुलाई को शेड्यूल हुआ है। हमने सोचा था कि कुछ हमें टाइम मिलेगा, जैसे कि पहले हमें समय मिला था लास्ट नोटिफिकेशन में, बट इस बार एग्जाम को बहुत ही फास्ट ट्रैक पे लिया गया है। ठीक है, हमने कुछ सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिए थे, जैसे कि मैं बात करूं पॉलीमर, CRE, थर्मोडायनामिक्स, ये सब हमने तीन आपके जो सिलेबस थे, तीन जो यूनिट्स थी आपकी, आप कहें कि तीन सब्जेक्ट हम कंप्लीट कर चुके थे। IPC को हमने ले रखा था, HRRL की जो सक्सेस सीरीज थी, बट एकदम से एग्जाम की जो डेट आई है उसके हिसाब से हमें सीरीज को मॉडिफाई करना पड़ेगा और उसी तरीके से फास्ट ट्रैक पे ही हमें सब्जेक्ट्स को लेके आना पड़ेगा। ठीक है, तो आज से शुरू होती है आपकी HRRL जेई एग्जाम की बूस्टर सीरीज। इस प्रिपरेशन बूस्टर सीरीज में आपको इस सीरीज से बहुत हेल्प मिलेगी और एक नए सिरे से IPC को आज मैं पढ़ाऊंगा। थोड़ा फास्ट ट्रैक रहेगा, कोशिश ये रहेगी कि सब्जेक्ट को और आप ये मान लीजिए किसी भी लाइन को दोबारा रिपीट ना किया जाए। तो आपका अपना कोच सर फिर से हाजिर है। देखिए, आप सबको पता है ये क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो हर एक चीज को काम करने के लिए एक मोटिवेशन की जरूरत होती है। मोटिवेशन यही है जो आप कमेंट्स करते हैं, लाइक करते हैं, हमें बताते हैं कि आप हमारे लेक्चर से आपको कितनी हेल्प मिली है। यही हमारा मोटिवेशन है। ठीक है, चलिए, तो अभी कोई लाइक्स का कुछ टारगेट नहीं है, टारगेट है आपकी प्रिपरेशन को बहुत ही एक नेक्स्ट लेवल तक पहुंचाना। शुरू करते हैं डियर स्टूडेंट्स, BSc और डिप्लोमा केमिकल स्टूडेंट्स के लिए IPC का लेक्चर नंबर 1। सबसे पहले हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म की हम बात करते हैं। सबसे पहले हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म की बात करते हैं आपके IPC सब्जेक्ट में। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लाप्लास ट्रांसफॉर्म हैं जो आप डायरेक्टली याद रखेंगे। अगर मैं लाप्लास ऑफ 1 करता हूं तो 1/s, लाप्लास ऑफ t करता हूं तो 1/s², लाप्लास ऑफ t² करता हूं तो 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाई s³। ठीक है, इस तरीके से ये आपको सारे के सारे याद रखने हैं। इसमें आपको 5 नंबर वाला याद रखने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, आपको बाकी सारे आप याद रख सकते हैं। बहुत सिंपल हैं, आप इनको याद रखें, आपको प्रिपरेशन में हेल्प मिलेगी। आगे चलिए, एक लाप्लास ट्रांसफॉर्म में मेरे प्यारे बच्चों एक थ्योरम होती है जिसको हम बोलते हैं फाइनल वैल्यू थ्योरम। जैसा ही इसके नाम से पता लग रहा है कि ये थ्योरम यूज की जाती है किसी भी फंक्शन की फाइनल वैल्यू को पता करने में। ठीक है, तो आप समझिएगा, अगर आपके पास में फंक्शन है f और उस फंक्शन को आपको फाइनल वैल्यू पता करनी है तो आप उसमें लिमिट लगाएंगे t टेंड्स टू इंफिनिटी। बट मान लीजिए कि f नहीं है, आपने लाप्लास किया हुआ है f का और आपके पास फंक्शन है f में, तो उसमें आप फाइनल वैल्यू थ्योरम कैसे लगाएंगे? पहले f को s से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर s टेंड्स टू 0 करेंगे। इंफिनिटी नहीं करेंगे, फाइनल क्या करेंगे? 0 करेंगे। t इंफिनिटी है तो s क्या है? 0 है। इससे उल्टा हम रखेंगे। बहुत सिंपल है, घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास में ये फंक्शन है s+4 डिवाइडेड बाई s इंटू s+1 s+2 s+3। हमसे पूछा कि इस फंक्शन की फाइनल वैल्यू क्या होगी। बहुत सिंपल है, मैंने क्या बताया, अगर f में फंक्शन हो तो आपको पहले s से मल्टीप्लाई करना है। तो पहले मैंने इस पूरे फंक्शन को s से मल्टीप्लाई किया और उसके बाद मुझे लिमिट लगानी है s टेंड्स टू 0। तो s से मल्टीप्लाई किया तो ये s और ये s कैंसिल हो गया। जहां जहां s है वहां 0 पुट करो, 0 0 0 0। क्या बच गया? ऊपर बच गया आपका 4 और नीचे क्या बच गया? 2 मल्टीप्लाई बाई 3 6। 4/3 मतलब 2/3। तो इसका आंसर क्या आ गया मेरे पास में? 2/3। ठीक है, इसी प्रकार से मेरा होता है इनिशियल वैल्यू थ्योरम। बहुत सिंपल, किसी भी फंक्शन की इनिशियल्स वैल्यू पता करने के लिए, शुरुआती वैल्यूज पता करने के लिए इनिशियल वैल्यू थ्योरम का यूज होता है। बहुत सिंपल है, f में होगा तो t टेंड्स टू 0। भाई टाइम है, हम बात पता कर रहे हैं इनिशियल्स, वैल्यूज में पता करने हैं इनिशियल्स, तो टाइम में क्या होगा? टाइम टेंड्स टू 0। ये टाइम t टेंड्स टू 0 का मतलब है कि शुरुआती वैल्यू, और फाइनल का मतलब t टेंड्स टू इंफिनिटी। ठीक है, और s डोमेन में होगा तो इससे उल्टा हो जाएगा, s से मल्टीप्लाई करना है और s को आपको इंफिनिटी पुट करना है। ठीक है, इंफिनिटी का मतलब क्या होता है आप सबको पता है, 1/0 फॉर्म को इंफिनिटी बोला जाता है। ठीक है, चलिए दोबारा से हम एक सवाल निकालते हैं इनिशियल वैल्यू पे। मान लीजिए फंक्शन है आपके पास में s-1 s+1
s इंटू एस प्लस 3 s माइनस 4। इनिशियल वैल्यू पता करनी है, क्या करेंगे, s से मल्टीप्लाई करेंगे, किया, s से मल्टीप्लाई किया, s से s हमने कैंसिल किया, ठीक है। बाकी ये क्या करना है, और देखिए ये s है, ये हमने मल्टीप्लाई किया s। अब यहां से एक s कॉमन निकालो और एक s यहां से कॉमन निकालो, कितना हो गया s क्यूब। तो यहां से एक s कॉमन गया तो ये हो गया 1 माइनस, यहाँ पे s है ही नहीं तो क्या लिखते हैं 1 डिवाइड बाई s, ये हो गया 1 डिवाइड बाई s। इस प्रकार से 1 प्लस 1 डिवाइड बाई s। यहाँ पे भी ये कॉमन s निकालो, ये भी s कॉमन निकालो, तो यहाँ क्या हो गया s क्यूब, और ये क्या हो गया 1 प्लस 3 बाई एस 1 माइनस 4 बाई एस। एस क्यूब से एस क्यूब कैंसिल हो जाएगा। s टेंस टू इन्फिनिटी का मतलब क्या है, इसका मतलब है 1 अपॉन s टेंस टू 0। तो यहाँ पे ये भी 0 हो गया, 1 बाई एस ये भी 0 हो गया, 3 बाई एस 0 हो गया, 4 बाई एस 0 हो गया, बच गया क्या, ओनली 1 बच गया। तो इसकी इनिशियल वैल्यू क्या हुई, 1 हुई, ठीक है। अब मेरी बात समझिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये जो सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं ये क्यों पढ़ते हैं, इसका थोड़ा सा एक बार आइडिया ले लो आप, ताकि आपकी प्रिपरेशन में आपको हेल्प मिलेगी। देखिए मान लो कि मेरे पास में एक टैंक है और मुझे इस टैंक का ये जो लेवल है ये मेंटेन करना है। मान लो ये लेवल जो है h है, मेरा मेन एम है इस टैंक के h लेवल को मेंटेन करना। यहां से कोई भी इनपुट स्ट्रीम आ रही है और ये इसकी आउटपुट स्ट्रीम हो गई। ये मैंने क्या लगाया, वॉल्व लगाया है, ये इसकी इनपुट स्ट्रीम है। देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये h जो लेवल है ये डिस्टर्ब हो सकता है अगर यहां इनपुट स्ट्रीम का कोई भी पैरामीटर चेंज हुआ तो। मान लो कि पहले जब ये h था, चलो h की जगह मान लो कि मुझे मेंटेन करना है 1 मीटर। मान लो कि इस इनपुट स्ट्रीम का जो फ्लो रेट था वो था आपका 10 मीटर क्यूब पर सेकेंड, मान लो ये था। तो इसका फ्लो रेट था 10 मीटर क्यूब पर सेकेंड, तो इसकी हाइट थी 1 मीटर, हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं। मान लो ये फ्लो रेट सडनली चेंज हो गया, ये मान लो हो गया 10 से 20, तो यहां का जो हाइट है वो डिस्टर्ब होगी, है कि नहीं। 10 से 20 की जगह ये 10 से 100 भी तो हो सकता है। ये हो सकता है 10 से हो गया 100, 100 से फिर हो गया 20, 20 से हो गया 50, 50 से फिर हो गया 10। समझ में आ गई। तो ये जो हो रहा है ये क्या है, ये मेरे सिस्टम के लिए डिस्टरबेंस ही तो हुई। क्या है, डिस्टरबेंस, जो मेरे सिस्टम को डिस्टर्ब कर रहा है। समझ में आ गई बात, मेरे 1 मीटर लेवल को रहने नहीं दे रहा है, यही तो मेरे लिए डिस्टरबेंस है। इस डिस्टरबेंस को हम बोलते हैं इनपुट फंक्शंस और फोर्सिंग फंक्शन। दो नाम होते हैं, कोई भी नाम से सवाल पूछ सकता है, इनपुट फंक्शन और फोर्सिंग फंक्शन। तो ये डिस्टरबेंस के वो पैटर्न हैं जिस पैटर्न से ये मेरे सिस्टम को डिस्टर्ब करते हैं। जैसे हो सकता है ये पैटर्न हो सकता है ये हो सकता है ये हो। इन सब पैटर्न को अलग अलग नाम दिए गए हैं। जो 10 से 20 हुआ, जो 10 से 100 फिर 20, देखो ये पैटर्न अलग अलग हैं दोनों, तो इसका एक अलग नाम देना पड़ेगा, इसका एक अलग नाम देना पड़ेगा। चलिए आते हैं फिर। तो देखिए मेरे पास में एक लिक्विड लेवल टैंक है, मान लो L, मुझे हाइट इसकी पता करनी है। एक हो सकता है कि देखो, एक तरीका हो सकता है कि पहले मान लो 100 चल रहा था फ्लो रेट, 100 से हुआ 120 और ये 100 से 120 हुआ और ये लगातार अब 120 मीटर के ऊपर आर ही सिस्टम के अंदर आ रहा है। एक हो सकता है 100 से 110 हुआ, 110 से 120, 120 से 140, 120, 140 से 160। या ये भी हो सकता है पहले घटा, कांस्टेंट रहा, बढ़ा, कांस्टेंट, घटा, फिर बढ़ा, फिर कांस्टेंट, कुछ भी हो सकता है यार। समझ में आ गई बात। तो ट्रेंड्स ऑफ इनपुट बाय विच इट कैन डिस्टर्ब माय आउटपुट, ये मेरे क्या है, इनपुट फंक्शंस है। अब वो क्या क्या तरीके हैं, कौन कौन से इनपुट फंक्शंस हैं और कौन कौन से पैटर्न हैं जिन पैटर्न से मेरा सिस्टम डिस्टर्ब हो सकता है, उसमें सबसे पहले आता है स्टेप इनपुट। स्टेप इनपुट क्या है, स्टेप इनपुट ये है कि शुरुआती दौर में आप जिस जिस डायग्राम पे मैं फोकस कर रहा हूं सिर्फ उस पे फोकस करो। मान लो शुरुआती दौर में कोई, ऐसे सुनो, मान लो कि शुरुआत में मेरा 100 मीटर क्यूब पर आर फ्लो रेट चल रहा था। सडनली एक टाइम पे ये 100 से हो गया 150। ये कितना है, 150 है।
और अब लगातार सिस्टम के अंदर 150 आ रहा है, तो ये कांस्टेंट लाइन जो है, ये स्ट्रेट लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन क्या कह रही है कि अब टाइम के साथ ये 150 कॉन्स्टेंटली मेरे सिस्टम के अंदर आ रहा है। पहले कितना आ रहा था 100, अब कितना आ रहा है 150 लगा। इस टाइप के फंक्शन को क्या बोलते हैं स्टेप इनपुट। इस टाइप के डिस्टर्बेंस को क्या बोलते हैं स्टेप इनपुट। सिस्टम इज सडनली डिस्टर्ब्ड, देखो सडनली डिस्टर्ब हुआ एंड स्टेज देयर, और यहीं कहीं रह गया। जहां सिस्टम जिस टाइम पे डिस्टर्बेंस मेरे सिस्टम के अंदर एंटर करती है, उस टाइम को हम टाइम जीरो बोलते हैं, टाइम टी इक्वल टू जीरो। समझ में आ गई बात, क्लियर है। तो मान लो कि इनिशियली आपका चल रहा था 100, यहां पे सडनली चेंज हुआ और कितना चल रहा है 150, और अब ये टाइम के साथ देखो, टाइम यहां पे टाइम चेक करोगे तो भी 150, यहां पे चेक करोगे तो भी 150, और टाइम के साथ ये क्या हो गया 150 सिस्टम के अंदर आ रहा है। जहां पे मेरा सिस्टम डिस्टर्ब हुआ वो टाइम को हम क्या बोल देंगे टी इक्वल टू जीरो। समझ में आ गई बात। अब ये कितनी मैग्नीट्यूड से डिस्टर्ब हुआ मेरा सिस्टम, अरे यार कितना है कितना है अब 150, पहले कितना था 100, कितना बच गया 50, मतलब कि मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टर्बेंस कितना हुआ 50 हुआ। या इसको स्टेप साइज भी बोल देते, कितने की स्टेप साइज हुई 50 की स्टेप साइज हुई। इस तरीके के इनपुट को, इस तरीके के डिस्टर्बेंस के पैटर्न को स्टेप इनपुट बोला जाता है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक बात और लिखना आप जो कि इंपॉर्टेंट है। अब सारी की सारी चीजें लाप्लास में चलती हैं, तो मुझसे अगर कोई पूछे कि ये जो स्टेप इनपुट है, ये जो पैटर्न है, ये मैथमेटिक्स की भाषा में कैसे लिखा जाएगा, तो x को हमें, ये मेरा इनपुट है, x को हमें इनपुट बोलना है। तो अगर मैं s की भाषा में लिखूं, मतलब s डोमेन में लिखूं, आपको बताया था मैं 2 डोमेन होती हैं t और s। तो अगर s के डोमेन में लिखूं, इनपुट को लिखा जाएगा x, और मुझे s के डोमेन में लिखना है तो ये हो जाएगा मेरा a डिवाइडेड बाई s। a क्या है, जिस मैग्नीट्यूड से सिस्टम डिस्टर्ब हुआ। इस एग्जांपल के हिसाब से मेरे पास क्या आ जाएगा एक्सेस की वैल्यू, एक्सेस की वैल्यू आ जाएगी 50 डिवाइडेड बाई s। ये याद रखें, ठीक है। आगे बढ़ो। एक होता है रेक्टेंगुलर पल्स इनपुट। अब आप कहोगे रेक्टेंगुलर पल्स इनपुट क्या होता है। इनिशियली मेरा सिस्टम आराम से चल रहा था, कोई भी डिस्टरबेंस नहीं थी। यहां डिस्टरबेंस आनी शुरू हुई, तभी मैंने इसको क्या लिखा टी इक्वल टू जीरो। सडनली ये बढ़ा, कितने मैग्नीट्यूड से, ए मैग्नीट्यूड से, थोड़ी देर के लिए वहीं रहा ये, उसके बाद ये वापस से अपनी इनिशियल वैल्यू पे आ गया, वापस से अपनी इनिशियल वैल्यू पे आ गया। समझ में आ गई क्या कह रहा हूं। देखो इनिशियली ये नॉर्मल वैल्यू पे चल रहा था, सडनली डिस्टर्ब हुआ और कुछ टाइम तक रहा। स्टेप इनपुट में तो हमेशा ही उसी वैल्यू पे रहा ये, बट यहां पे कुछ टाइम तक रहा, कितने बी टाइम तक रहा। यहां से लेके यहां तक कट कितना टाइम है बी, यहां से यहां तक लेके बी टाइम तक रहा, वापस से ये अपनी इनिशियल वैल्यू पे आ गया, ठीक है। इस टाइप के फंक्शन को क्या बोलेंगे रेक्टेंगुलर पल्स फंक्शन। इसका मैथमेटिक्स की भाषा में क्या है ट्रांसफर फंक्शन, ये वाला ट्रांसफर फंक्शन, ठीक है। सिर्फ आप ये ट्रांसफर फंक्शन याद रखेंगे, ओके। आगे बढ़ो। एक होता है यूनिट इंपल्स फंक्शन, या उसको बोलते हैं डेल्टा डेराक। ये डेल्टा डेराक क्या है, सडनली आपका सिस्टम एक बहुत हाई मैग्नीट्यूड से बढ़ जाए। अब देखो ये एकदम से टी इक्वल टू जीरो पे सडनली बढ़ गया, और आप देख रहे हैं कि ये बढ़ता ही जा रहा है। सडनली एक बहुत हाई जंप से आपका सिस्टम बढ़ गया, मतलब इनिशियली मान लो आपका चल रहा था 10 फ्लो रेट, और एकदम से हो गया 1000, एकदम से लेस देन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड भी नहीं लगा, 10 से कितना हो गया 1000। इस टाइप के पैटर्न को क्या बोलेंगे यूनिट इंपल्स, या क्या बोलेंगे डेल्टा डेरा, ठीक है। याद रखना डेल्टा डेरा का एरिया 1 होता है, डेल्टा डेरा का क्या होता है एरिया 1 होता है, ठीक है। चलिए दूसरा है मेरा रैंप इनपुट। रैंप देखो, रैंप समझो, रैंप घर में भी रैंप बनता है। कंटिन्यूअसली अगर आपका सिस्टम में जो डिस्टरबेंस है वो बढ़ती रहे बढ़ती रहे बढ़ती रहे बढ़ती, रुके ना, मतलब क्या है कि 10 से हुआ 20 30 40 50 60 70 80 90 120, ऐसे टाइम के साथ ये बढ़ता ही रहा, इसको हम क्या बोलेंगे रैंप इनपुट। फिर आप कहेंगे रैंप इनपुट का मैथमेटिक्स की भाषा में क्या है फंक्शन, ये फंक्शन a डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर, क्या है a डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर, ठीक है।
अभी मैं जो पढ़ा रहा हूं सिर्फ उस पर फोकस करना है, जिसके बारे में डिस्कस नहीं कर रहा, जैसे मैंने ये कोई डिस्कस नहीं किया तो आप इसके बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे। ये मैंने डिस्कस नहीं किया तो आपको इसको नहीं देखना है, ठीक है। चलो, तो ये कुछ टाइप के हो गए मेरे पास में इनपुट फंक्शंस, जो जिस तरीके से मेरे सिस्टम को डिस्टर्ब होता है उसके बारे में हमने अभी बात करी, ठीक है। अब आती है टर्म डेविएशन वेरिएबल। अब ये डेविएशन वेरिएबल क्या है? देखो भाई, मैंने ये कहा कि ये मेरा सिस्टम है और इसकी जो हाइट है मुझे 1 मीटर मेंटेन करनी है। जब तक मेरे सिस्टम की आउटपुट क्या है, इसको 1 मीटर रखना। आउटपुट क्या है, इसको हाइट को 1 मीटर रखना। जब तक, ध्यान से सुना करो मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूं। जब तक सिस्टम में इस टैंक की हाइट 1 मीटर है, मैं कहूंगा मेरा सिस्टम स्टडी स्टेट पे है। क्या कहूंगा? स्टडी स्टेट पे है। जैसे ही इसकी हाइट 1 से कुछ और हुई, मान लो 1 से होगी 1.5, तो अब मैं कहूंगा मेरा सिस्टम अनस्टडी स्टेट पे है। मेरा सिस्टम स्टडी स्टेट से अनस्टडी स्टेट पे चला गया। समझ में आ गई बात? डेविएशन वेरिएबल क्या है? देखो, मान लो कि ये मेरे फंक्शन की वैल्यू है टाइम टी पे, सॉरी, ये मेरे फंक्शन की वैल्यू है जब मेरा सिस्टम स्टडी स्टेट पे था, और एट एनी टाइम टी ये मेरे सिस्टम की वैल्यू है। डिस्टर्ब हो गया होगा बेचारा। इन दोनों का जो डिफरेंस है उसको डेविएशन वेरिएबल बोलते हैं। इन दोनों का जो डिफरेंस है उसको डेविएशन वेरिएबल बोलते हैं। मुझे एक चीज सोच के बताओ आप, है ना, एक बहुत सिंपल सी चीज मुझे सोच के बताना। देखो, ये मेरा अगेन टैंक का ही एग्जांपल लेंगे क्योंकि आसान है समझना। मान लो कि इसकी हाइट 1 मीटर होनी चाहिए। ये फ्लो रेट आ रहा है और ये यहां से आउटलेट इसका जा रहा है। समझ में आ गई बात? ठीक है। अच्छा, मान लो कि यहां से फ्लो रेट जो है मेरा जब ये 1 मीटर है और ये मेरी स्टडी स्टेट है, तो फ्लो रेट है मेरा, मान लो कि 5 मीटर क्यूब पर सेकेंड है। मान लो ये सडनली चेंज हो जाता है, तो ये क्यू, इसको बोलूंगा मैं फ्लो रेट एट स्टडी स्टेट। मान लो सडनली ये जो है किसी भी टाइम टी पे ये हो गया मेरा 10 मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो भाई ये 1 तो नहीं रहा, अब ये कुछ हो जाएगा, कुछ तो एच आ गया इसके अंदर। समझ में आ गई बात? तो अब मेरा, अगर मुझसे कोई कहेगा कि डेविएशन वेरिएबल निकालो इनपुट में, ये इसकी इनपुट है ना, डेविएशन वेरिएबल निकालो इनपुट में, तो मैं बोलूंगा फ्लो रेट एट एनी टाइम टी माइनस फ्लो रेट एट स्टडी स्टेट। इसको ही डेविएशन वेरिएबल बोलते हैं। समझ में आ गई बात? तो ये डेविएशन वेरिएबल आ जाएगा फ्लो रेट में कितना है टाइम टी पे 10, स्टडी स्टेट पे कितना था 5, तो ये कितना बच गया 5। ये मेरा डेविएशन वेरिएबल है फ्लो रेट में कितना 5 मीटर क्यूब पर सेकेंड। आप कहोगे सर क्या जरूरी है ये डेविएशन वेरिएबल में बात करने की, क्या हो जाएगा? अरे यार सुनो, जब तक आपकी हाइट 1 मीटर है ना, क्यों हमें अपने दिमाग पे दबाव डालना है? समझ रहे हो? जब तक आपका सिस्टम स्टडी स्टेट पे है तब तक तो परेशान होने की आवश्यकता है ही नहीं। तो इसका मतलब जब तक स्टडी स्टेट पे तब तक सिस्टम को स्टडी करने की आवश्यकता नहीं। तो ये चल रहा था 5 मीटर क्यूब पर सेकेंड, कोई दिक्कत नहीं यार, कोई दिक्कत नहीं। जब तक ये चल रहा था पढ़ना ही नहीं है, स्टडी नहीं करना है। स्टडी तब करो जब सिस्टम डिस्टर्ब हो जाए। तो ये t इक्वल टू 0 पे मान लो सिस्टम डिस्टर्ब हो गया और ये कितना बन गया अब 10 मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो यार इससे क्या लेना देना है? मुझे तो इससे लेना देना है, क्योंकि इस सिस्टम के अंदर इसकी वजह से अनस्टडी स्टेट पे चला गया। ये जो डिफरेंस है ना, इसकी वजह से अनस्टडी स्टेट पे चला गया। तो सिर्फ मुझे जिसकी वजह से प्रॉब्लम आई उसको स्टडी करना है, ताकि मैं उसी को मार सकूं और मैं दोबारा से अपनी स्टडी स्टेट को अचीव कर सकूं। इसलिए डेविएशन वेरिएबल पढ़ना जरूरी। उससे पहले क्या हुआ कोई मतलब नहीं, उसके बाद क्या हुआ कोई मतलब नहीं, जिसकी वजह से जो हुआ उसको पकड़ो। ठीक है, तो मैंने यहां पे एक नोट डाला हुआ है, यूजिंग डेविएशन वेरिएबल वी रिस्ट्रिक्ट आवरसेल्फ टू स्टडी ओनली द चेंज इन इनपुट। डेविएशन वेरिएबल इनपुट में भी हो सकता है, आउट में भी हो सकता है, नॉट द स्टडी स्टेट। द यूज डेविएशन वेरिएबल अलाउ अस टू स्टडी बिहेवियर ऑफ आउटपुट कोरस्पॉन्डिंग टू द चेंज इन द इनपुट। समझ में आ गई बात? डेविएशन वेरिएबल होता क्या है? किसी भी फंक्शन की वैल्यू टाइम टी पे माइनस किसी भी फंक्शन की वैल्यू एट द स्टडी स्टेट, दैट्स इट।
अब देखो, अब हमने क्या क्या सीख लिया समझना। मेरे पास में ये एक सिस्टम है, यहां से इनपुट आ रही है। इनपुट के बारे में सीख लिया कि स्टेप इनपुट हो सकती है, मतलब स्टेप तरीके से ये सिस्टम डिस्टर्ब हो सकता है। रेक्टेंगुलर पल्स तरीके से सिस्टम डिस्टर्ब हो सकता है, इंपल्स तरीके से हो सकता है, ये हमने सब पढ़ लिया। अब मुझे इसके बारे में पढ़ना है, ये जो सिस्टम है, ये जो टैंक है, इसके बारे में पढ़ना है। मतलब कि मुझे प्रोसेस के बारे में पढ़ना है। इसके बारे में पढ़ना है, प्रोसेस के बारे में पढ़ना है। समझ में आ गई बात? तो उसमें सबसे पहले जो प्रोसेस आती है वो फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम होता है। आपका क्या होता है? फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम। समझ में आ गई बात? तो ये मेरा फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम। फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम में सबसे पहले मान लो कि ये मेरा फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम। फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम की कुछ तो इनपुट होगी और कुछ आउटपुट होगी। मान लो कि इसकी इनपुट है x और हम लिख रहे हैं s टर्म्स में, और आउटपुट है y s टर्म्स में। हमेशा आपको s डोमेन में ही दिए हुए होंगे। तो ये इस सिस्टम की आउटपुट है, ये इस सिस्टम की इनपुट है। तो मुझे इनपुट और आउटपुट को अगर रिलेट करना है तो इसका जो रेशियो है, आउटपुट और इनपुट के रेशियो को हम बोलते हैं GS। और GS क्या है? ये है ट्रांसफर फंक्शन। क्या है? ट्रांसफर फंक्शन। समझ में आ गई? इस फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम में एक मेरे पास में कोई इनपुट होगी, एक मेरी आउटपुट होगी, इन दोनों के रेशियो को ट्रांसफर फंक्शन बोलते हैं। फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है? ये होता है Kp डिवाइड बाई 1 प्लस टाउ PS। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ये ट्रांसफर फंक्शन होता है मेरा फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का। फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम कौन कौन से होते हैं वो भी मैं बताऊंगा। Kp होता है स्टडी स्टेट गेन। क्या बोलते हैं? स्टडी स्टेट गेन। और ये जो टाउ पी है, ये है मेरा टाइम कांस्टेंट। ये है मेरा टाइम कांस्टेंट। अब अगर मुझसे कोई सवाल पूछे कि ये टाइम कांस्टेंट क्या होता है, देखो ये इसकी आउटपुट है। आउटपुट है, आउटपुट कुछ भी हो सकती है। आउटपुट कुछ भी हो सकती है। मान लो कि आउटपुट है किसी भी टैंक की हाइट को 100 मीटर मेंटेन करना, 100 मीटर मेंटेन करना, ठीक है। तो एट टाइम t इक्वल टू 0 पे कुछ अटेन हुआ, कुछ 10 मीटर हुआ, 20 मीटर हुआ, 30 मीटर हुआ, ऐसे ही। तो जिस टाइम पे आपकी आउटपुट का 63.5% अचीव हो जाए, आपकी आउटपुट का 63.5% अचीव हो जाए, उस टाइम को टाइम कांस्टेंट बोला जाता है। इसीलिए मैंने 100 लिया ताकि आसानी हो। जिस टाइम पे आपकी टैंक की हाइट हो जाएगी 63.5 मीटर, 100 का 63.5% तो 63.5 ही होगा ना। जिस टाइम पे ये हाइट आप अचीव कर लोगे, उस टाइम को हम क्या बोलेंगे? टाइम कांस्टेंट, टाउ पी। यूनिट टाइम वाली यूनिट है। यूनिट क्या है? सेकंड। जो टाइम की यूनिट है वही इसकी यूनिट है। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो ये याद रखेंगे, Kp डिवाइड बाई 1 प्लस टाउ PS। अब इस पे बेस्ड एक सवाल देख लो, जो कि आपका बहुत आसान सवाल सा पूछा जा सकता है। आपको एक ट्रांसफर फंक्शन दे दिया और आपसे पूछा Kp और टाउ पी बताओ इस ट्रांसफर फंक्शन के लिए। तो आपको अपना जो जनरल ट्रांसफर फंक्शन है वो आपको याद रखना है। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए मेरे पास में ट्रांसफर फंक्शन होता है Kp डिवाइड बाई टाउ पी S प्लस 1, यही होता है। अब देखो यहां पे 4 है, तो और यहां पे मेन फॉर्मूले में मेरा 1 है, तो सबसे पहले इसको 1 बनाओ। अगर मैं ऊपर नीचे 4 से डिवाइड कर दूं तो ये मेरा 1 बन जाएगा। तो ये मेरा क्या ट्रांसफर फंक्शन बन गया? ये बन गया मेरे पास में 10 डिवाइड बाई 2s प्लस 1 बन गया। अब ये अगर प्लस 1 है, अब आप कंपेयर कर सकते हो। कंपेयर करो, Kp की जगह कितना है? 10, तो Kp कितना आ जाएगा? 10।
टाउ पी कितना है, एस का कोफिशिएंट टाउ पी है, एस का कोफिशिएंट यहाँ पे कितना है 2, तो टाउ पी कितना आ गया 2, तो के पी कितना है 10 और टाउ पी कितना है 2, मतलब ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। समझ में आ गई बात, ठीक है। अब जैसे कि मैंने बताया था आपको कि आपको यह भी पता होना चाहिए कि इंडस्ट्री के अंदर फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम कौन कौन से ऐसे सिस्टम है जो फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम कहलाते हैं। जितने भी आपके टैंक टाइप के सिस्टम हैं मेरे प्यारे बच्चों, जितने भी टैंक टाइप के सिस्टम हैं वो फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम होते हैं। तो आपका जो रिएक्टर है सीएसटीआर, मैंने पढ़ाया है सीआरई में, सीएसटीआर वो भी एक टैंक टाइप का सिस्टम है, ठीक है। तो सीएसटीआर मेरा एक फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम है। मर्क्यूरी थर्मोमीटर भी आपका एक फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम है। एनर्जी टैंक सिस्टम मैंने बताया था, अगर एक टैंक की बात हो रही है, एक टैंक, तो वो आपका फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम है। दो टैंक की बात हुई तो फर्स्ट ऑर्डर नहीं है, एक टैंक की बात हुई तो आउटपुट चाहे कुछ भी हो, जैसे कि मान लो ये मेरा एक टैंक है, ये मेरा फर्स्ट ऑर्डर है, हो सकता है इसमें आउटपुट हो इसकी हाइट को एच मेंटेन करना, हो सकता है इसकी आउटपुट हो इसका कुछ टेम्परेचर मेंटेन करना, हो सकता है इसकी आउटपुट हो कुछ भी एनर्जी को मेंटेन करना, कुछ भी हो सकता है। समझ में आ गई। बट अगर सिंगल टैंक की बात हो रही है तो फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम। 2 CSTR इन सीरीज नहीं, ये नहीं है। 2 CSTR मतलब 2 टैंक। अगर 2 टैंक आपने लगा दिए, अगर 2 टैंक आपने लगा दिए ना प्यारे बच्चों, अब ये फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम नहीं रहा। सिंगल टैंक की गारंटी है वो फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम होगा। तो मर्क्यूरी थर्मोमीटर, एनर्जी टैंक सिस्टम, CSTR, ये सब क्या है फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम मेरे पास में। समझ में आ गई बात, इंपॉर्टेंट है। ओके चलिए, तो अब इसके अंदर जैसे कि मैंने बोला कि कुछ भी हो सकता है मेरे प्यारे बच्चों, कुछ भी। तो इसमें जो एक फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम मैं पढ़ाता हूं आपको, उसका नाम है लिक्विड लेवल टैंक। क्या है उसका नाम? लिक्विड लेवल टैंक। जो मैं पढ़ाऊंगा सिर्फ वही पढ़ना है, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। लिक्विड लेवल टैंक है मेरे प्यारे बच्चे। लिक्विड लेवल टैंक क्या है? पहली बात तो ये एग्जांपल है फर्स्ट ऑर्डर का, तो ये आप जो देख रहे हैं टैंक, ये क्या है मेरा? ये मेरा फर्स्ट ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम है। अब लिक्विड लेवल टैंक के अंदर मेरा आउटपुट क्या होता है? इसको एच हाइट मेंटेन करना, इस लिक्विड लेवल टैंक की एच हाइट मेंटेन करना। समझ में आ गई बात? ये मेरे पास में क्या है? मेरा लिक्विड लेवल टैंक है, ठीक है। अब देखो ये इनपुट है, इनपुट में क्यू नोट फ्लो रेट आ रहा है, डेंसिटी है रो, इस टैंक का एरिया मैंने ए रखा है। आउटपुट में एक देखो वॉल्व लग रहा है, आउटपुट में जो भी लिक्विड बाहर आ रहा है वो इस वाल्व के थ्रू आ रहा है। ये वाल्व जो है इसके फ्लो रेट को कंट्रोल कर रहा है, इसके थ्रू ये आ रहा है। तो बाहर आने वाले लिक्विड का फ्लो रेट क्यू है और डेंसिटी रो ही है। डेंसिटी मतलब चेंज नहीं है, डेंसिटी सेम है। क्यू इनलेट फ्लो रेट, क्यू आउटलेट फ्लो रेट, डेंसिटी, ए क्रॉस सेक्शन एरिया, एच हाइट ऑफ द टैंक है, ठीक है। एक्चुअली ये हाइट ऑफ द टैंक नहीं है, हाइट ऑफ द लिक्विड इन द टैंक है, हाइट ऑफ द लिक्विड इन द टैंक है। और आर मेरा रेजिस्टेंस है। ये देखो वाल्व जो है इस लिक्विड के बहाव को, फ्लो रेट को कम या ज्यादा कर सकता है। तो ये जो वाल्व जो रेजिस्टेंस पैदा कर रहा है, जो रेजिस्टेंस, जो अवरोध क्रिएट कर रहा है पानी के पाथ में, किसी भी लिक्विड के पाथ में, उसको हमने बोल दिया रेजिस्टेंस आर। समझ में आ गई बात? तो अब ये देखो, अब समझना कि अगर ये हाइट ज्यादा होगी, एच हाइट ज्यादा होगी, तो मुझे बताओ ये क्यू और एच में क्या रिलेशन होना चाहिए? अगर ये हाइट ज्यादा होगी तो यहां पे ज्यादा प्रेशर पड़ेगा, यहां पे ज्यादा प्रेशर पड़ेगा, तो ये क्यू जो होगा वो ज्यादा होगा। मतलब क्यू और जो एच है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। समझ में आ गई बात? अगर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो क्यू मेरा कम होगा। अरे भाई वॉल्व बंद कर रहे हो, वॉल्व को बंद कर रहे हो, रेजिस्टेंस ज्यादा बना रहे हो फ्लूइड के रास्ते में, लिक्विड के रास्ते में, तो फ्लो मेरा कम होगा। तो Q जो है वो R के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इन दोनों बातों को जोड़ दूं तो मेरे पास में ये रिलेशन आ जाता है, Q इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाई आर। याद रखना, Q इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाई आर। Q का और H का लीनियर रिलेशन है, देख रहे हो आप, लीनियर रिलेशन है। और ये रिलेशन कुछ भी हो सकता है, क्वेश्चन के अंदर कुछ भी दे दो, मान लो कुछ भी दे दिया, ठीक है, बट 99.9% आपको यही यू फॉलो करना होता है, Q इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाई आर, ठीक है। चलिए, अब फर्स्ट ऑर्डर दो टाइप के मेरे पास में सिस्टम होते हैं, एक होता है सेल्फ रेगुलेटिंग, एक होता है नॉन सेल्फ रेगुलेटिंग, ठीक है। अभी हमने जो बात करी थी जिसका ट्रांसफर फंक्शन था Kp डिवाइड बाई 1 प्लस टाउ पी एस,
ये एक सेल्फ रेगुलेटिंग टाइप का फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम है। आप कहोगे सर सेल्फ रेगुलेटिंग होता क्या है? जो थोड़ा बहुत अगर आपके सिस्टम में, अगर आपका सिस्टम थोड़ा गड़बड़ा गया, थोड़ा स्टडी स्टेट हिल गया थोड़ा सा, है ना, तो वो सिस्टम अपने आप उसको स्टडी स्टेट पे लाने में कैपेबल है, सक्षम है वो अपने आप। डंडा है उसके पास में, थोड़ा इधर भी आया तो डंडा घुमाएगा, वापस ले आएगा। इस टाइप के सिस्टम को सेल्फ रेगुलेटिंग बोलते हैं। उसका ट्रांसफर फंक्शन ये है और पूरे आईपीसी में यही पढ़ा जाता है। इसमें जो टाउपी होता है, टाउपी की एक डेफिनेशन और याद रखना, ये प्रोडक्ट है कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस का। कैपेसिटेंस एंड रेजिस्टेंस का ये प्रोडक्ट है। कैपेसिटेंस मींस अगर मान लो कि मैं लिक्विड लेवल वाले टैंक के हिसाब से समझाने की कोशिश करूं, तो उसमें लिक्विड को स्टोर करने की जो कैपेसिटी है वो कैपेसिटेंस को दर्शाती है, और जो वाल्व है आपका, जो रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है उसके फ्लो में, वो रेजिस्टेंस को दर्शाता है। तो टाउ पी जो होता है फर्स्ट ऑर्डर के लिए, वो कैपेसिटेंस इनटू रेजिस्टेंस होता है। एक सिस्टम होते हैं नॉन सेल्फ रेगुलेटिंग, उसका ट्रांसफर फंक्शन ये होता है 1 डिवाइड बाई एस। ए है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द टैंक, ए 1 डिवाइड बाई ए एस। इसका जो टाउ पी होता है वो सिर्फ ओनली कैपेसिटेंस होता है, रेजिस्टेंस की कोई टर्म ही नहीं है, कोई रोकने वाला है ही नहीं। कोई रोकने वाला नहीं है तो वापस से वो बेचारा स्टडी स्टेट पे आ ही नहीं सकता अपने आप। उसको तो कोई बाहर वाला आदमी डंडा मार के वापस लेके आएगा, खुद के घर में उसके पास कोई डंडा नहीं है जो मार के उसको अंदर ले आए। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो इंपॉर्टेंट आपका ये है नॉन सेल्फ रेगुलेटिंग के बारे में, सिर्फ आप ये 2 बातें याद रखेंगे। समझ में आ गई बात? ठीक है, चलो, तो ये था फर्स्ट ऑर्डर के बारे में डिस्कशन। नेक्स्ट क्लास आएगी आपकी सेकंड ऑर्डर सिस्टम के बारे में बताऊंगा। ये सारा फुल डिटेल में मैं समझाता आपको अगर हमारे पास थोड़ा टाइम होता तो, बट अभी हमें एग्जाम पे फोकस करना है, एग्जाम को क्रैक करना है, मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स लाने हैं और नौकरी लेनी है। समझ में आ गई बात? अभी एचपीसीएल में वैकेंसी आई है, उसका नोटिफिकेशन भी फटाफट से मैं आपके लिए बनाता हूं और उसकी भी तैयारी को हम फटाफट से शुरू करते हैं। पहले 20 जुलाई को एग्जाम देते हैं एचआरएल जेई का। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टाइम वेस्ट नहीं करते, फिर से मिलेंगे दूसरी कक्षा में। बाय बाय एंड टेक केयर।